Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जब हमारे पास एक ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ होता है और उसमें से जब ओवम रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, ओवम इसके अंदर से निकल गया तो फिर ये जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, हार्मोन। तो यहाँ पर इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फेज है जिसमें जो ओवेरियन फॉलिकल है, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल को जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस दिस। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल है, ओवम रिलीज हो जाएगा तो फिर ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो अभी ये कौन सा फेज़ है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कौन सा फेज़ है ये? ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, सिक्रीटरी फेज़ और फॉलिकुलर फेज़। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फेज़ है दैट इज़ द सिक्रीटरी फेज़। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जैसे स्टार्टिंग का फॉलिकुलर फेज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ओवियन फॉलिकल, तो ये यहाँ से ओवम रिलीज़ हो जाता है नियर अबाउट ये ओवुलेटरी फेज़ होता है। और यहाँ पर जो है वो 14th डे के पास जो, अगर 28 डेज़ की साइकिल किसी की होती है तो 14th डे पे जो है वो ओवम रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये बचता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये सीक्रेट करेगा, ये ल्यूटिल फेज़ है, ल्यूटिल फेज़ मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर ये सीक्रेट करता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखो ये पिंक कलर से तो इतना जो यहाँ पर जो है वो आर्क लगी है, दिस इज़ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का और जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस फेज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकेन बन के जो है वो शट ऑफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन का वेरिएशन यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 डेज तक, फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इंक्रीज़ हुआ और ये सिक्रीटरी फेज़ है हमारे पास नियर अबाउट 28 डेज तक, फिर नेक्स्ट दोबारा से हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द टिश्यू वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स की जो है वो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है वाइडली, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो अमाउंट में जो टिश्यू प्रेजेंट है बॉडी में वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस, लिम्फ एंड मस्कुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में ये मसल टिश्यू का है। ठीक है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कार्डिक, मसल एंड स्केलेटल, स्मूथ। ठीक है, देन एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास आता है सिलिएटेड, सिंपल, सिंपल कॉल्यूमनर, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, और फिर हमारे पास नर्वस टिश्यू आते हैं जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ठीक है, सब आते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो अबंडेंटली हमारी बॉडी में वाइडली जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारे पास आएंगे टेंडन्स, बोन्स, फैट एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़। ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द पार्ट कंट्रोल्स ईटिंग बिहेवियर। ठीक है, तो हमारे जो ये पार्ट्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से जो है वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है हमारे इंडिविजुअल का ईटिंग बिहेवियर को? ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल करता है ईटिंग बिहेवियर को दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास, यहाँ पर एरो लगे हैं, ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दिख रहा है आपको, और ये छोटा सा जो यहाँ पर जो एरो लगाया गया है दिस इज़ द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास, इसके भी लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स, वहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये हमारे पास जो थायरॉक्सिन को सिक्रीट करता है। पीनियल ग्लैंड जो हमारे पास होता है ये सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन को
जो है वो उसका लेवल जो है बॉडी में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट जो हमारे पास जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कोई एक नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं एक टाइप का जो है वो केमिकल ही होता है विच एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर्स दैट कैरी सिग्नल्स बिटवीन द नर्व सेल्स, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो है वो नर्व सेल्स होते हैं उनके बीच में जो है वो ये सिग्नल कैरी करने का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हैं, कोई एक नहीं है। डोपामीन, गाबा एंड सीरोटोनिन एंड ट्रोपोनिन। तो यहाँ पर जो नहीं है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द ट्रोपोनिन, ठीक है। सो राइट आंसर इज द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन जो है वो एक प्रोटीन है, ठीक है। ट्रोपोनिन इज अ प्रोटीन विच इज फाउंड इन द हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोटीन है, ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास हार्ट और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो रेगुलेट करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग हॉर्मोन्स हेल्प्स इन स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फीटस, ठीक है। तो जो अब हमारे पास जो है वो एक बेबी जो है वो मदर के वूम में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो उसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उसके स्केलेटल जो मैचुरेशन है वो उसको रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो वो है हमारे पास थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ द स्केलेटल इनसाइड द फीटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट बेसिक क्वालिटी फॉर कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर, ठीक है। तो कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर का अगर हम बेस्ट जो बेसिक क्वालिटी की बात करें तो वो कौन सी होगी? हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, उसके पास इंफॉर्मेशन हो सभी कल्चर्स की, और लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, तो उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। ट्रीटिंग ईच पर्सन एज एन इंडिविजुअल, तो जो भी कोई भी पर्सन है उसको जो वो उसका एज एन इंडिविजुअल ही उसको जो वो डील करती है। रिकोगनाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, ठीक है। तो फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ठीक है, रिकोगनाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द ट्रीटिंग ईच पर्सन एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेन दैट डेवलप्स विद इन द ऑर्गन इज कॉल्ड, ठीक है। तो किसी एक ऑर्गन में कोई पेन जो है वो हो रही है किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। विसरल पेन, सोमैटिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन एंड रेफर्ड पेन, तो उसे हम कहेंगे विसरल पेन, ठीक है। अगर कोई किसी एक ऑर्गन में किसी को कोई पेन हो रही है तो उसे हम कहेंगे विसरल पेन, ठीक है। सोमैटिक पेन कौन सी होती है? सोमैटिक पेन वो होती है जो ओरिजिनेट होती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से या स्किन से, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से या स्किन से ओरिजिनेट होती है। बेसिकली इस टाइप की जो पेन है वो हमें किस में देखने को मिलती है? कैंसर पेशेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, न्यूरोपैथिक का जो है वो हम नर्व पेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नर्व पेन है, इसमें बेसिकली नर्व्स का अगर डैमेज होता है बॉडी में, ठीक है, ड्यू टू सम डिजीज या इंजरी की वजह से अगर नर्व डैमेज होता है तो उसको कहेंगे न्यूरोपैथिक पेन या नर्व पेन, ठीक है। रेफर्ड पेन, देखिए कैसा नाम है इसका, रेफर्ड पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें बॉडी के किसी एक पार्ट में पेन जो है वो फील हो रही है, बट एक्चुअली जो वो पेन है वो कहीं और से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज रेफर्ड पेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू अ ट्यूब इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर हम ट्यूब के थ्रू किसी एक इंडिविजुअल को फीड करें तो हम उसे क्या कहेंगे? लेवास, गेवास, एनीमा और सक्शन, तो उसे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे गवास, ठीक है। गैस्ट्रिक गेवास आपने सुना होगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक गेवास, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है वो पेशेंट को फीड करते हैं, उसके स्टमक में कंटेंट फ्लूइड डाइट उसको देते हैं, ठीक है। लेवास में जो वो हम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अगर किसी का हमें स्टमक को क्लीन करना है पॉइजन के केस में, ठीक है। और एनीमा आपको पता है, ठीक है, एनीमा जो है वो पेशेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमा होता है, ठीक है। तो वो जो है वो पेशेंट को एनल रूट के थ्रू जो है वो उसकी बॉडी में फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया जाता है। सक्शनिंग जो है वो हम करते हैं उसके रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए, एयरवे को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस तरीके से जो है वो फीड होता है गैस्ट्रिक गैवास में पेशेंट को। नेक्स्ट देखिए, द इमीडिएट एक्शन टेकन बाय अ फर्स्ट एडर टू रेस्क्यू अ विक्टिम ऑफ अ हीट स्ट्रोक, ठीक है। तो कोई फर्स्ट एड
प्रोवाइड जो कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है एज अ फर्स्ट एड पर्सन, जो रेस्क्यू कर रहा है किसी हीट स्ट्रोक के विक्टिम को, ठीक है। तो उनका क्या एक इमीडिएट एक्शन होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। गिव ओरल फ्लूइड्स, फेनिंग ऑफ विक्टिम, स्प्रेइंग वाटर ओवर द विक्टिम एंड रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द हॉट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि उसे जो है वो हमें हॉट एनवायरनमेंट से रिमूव करना है, बाकी सब चीज़ें बाद में करनी, पहले उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन दैट अकर इन एन एम्प्यूटेटेड पर्सन, ठीक है। तो किसी का कोई लिम्ब जो है वो कट करना पड़ता है या किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, या ट्रॉमा की वजह से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, कट हो जाता है, ठीक है। तो उस एक पार्ट पे जहाँ से वो पोर्शन रिमूव हुआ है उसकी बॉडी का, एम्प्यूटेटेड पार्ट जो है उसका, तो उस एक बॉडी एरिया के पास अगर उसको पेन होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? फैंटम पेन, पोस्ट हेरपेटिक न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड कॉजैल्जिया, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे फैंटम पेन, ठीक है, उसे हम कहेंगे फैंटम पेन। और मैं आपको बता दूं जो पोस्ट हेरपेटिक न्यूरैल्जिया है ये भी हमारे पास जो न्यूरोपैथिक पेन ही है, जिसे हम नर्व पेन भी कहते हैं, जो नर्व डैमेज की वजह से होती है, पेरिफेरल नर्व्स की होगी तो हम उसे कहेंगे पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज की वजह से पेन होती है तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक है। और ये हमारे पास है क्वेल्जिया, ठीक है। तो क्वेल्जिया के लिए हमारे पास क्या है, ये क्रॉनिक आर्म और लेग पेन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्म और लेग पेन बेसिकली इसमें ज़्यादा होती है, जो डेवलप होती है किसी इंजरी को, सर्जरी को, स्ट्रोक, हार्ट अटैक किसी को हुआ उसके बाद अगर ये किसी आर्म या लेग में किसी को पेन निकलती है, दैट इज़ नोन एज कैजुअल्जिया, ठीक है। तो ये कैजुअल्जिया जो वो पेन होगी। और फैंटम में मैंने आपको बता दी, दिस इज़ द राइट आंसर। ये देखिए जिस तरीके से ये एम्प्यूटेड साइट है, ठीक है, तो यहाँ पर पेन किसी इंडिविजुअल को फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसे कहते हैं फैंटम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPR एंड डिफिब्रिलेशन शुड बी इनिशिएटेड इन विच काइंड ऑफ एरिथमिया, ठीक है। तो अगर किसी का जो है वो हार्ट का जो है वो रिदम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, मतलब उसका रिदम चेंज हुआ है, ठीक है, जो कार्डिक का जो उसकी जो रिदम है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं या डिफिब्रिलेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो वो कौन से एरिथमिया में करते हैं? प्रीमैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल वेंट्रिकल ब्लॉक, तो वो हम देंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो है वो क्या है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरो एंडोक्राइन टेस्ट या इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल टेस्ट या ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। आप लोगों ने सुना होगा पैट CT स्कैन, ठीक है। तो ये है हमारे पास पैट CT स्कैन। तो इसमें जो है वो हम एक इंडिविजुअल को जो है वो इस तरीके से पोजीशन प्रोवाइड करके जो है वो यहाँ पर इसमें लेके जाते हैं और वहाँ से पॉजिट्रॉन जो इमेशन उस तरीके का जो है वो सिग्नल्स वहाँ पे दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो वो इमेजिंग प्रोसेस ऐसा बनता है कि हम जो है वो पेशेंट की बॉडी का जितने भी इन डिटेल जो है वो वहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैपोसाइज सार्कोमा इज सीन इन, ठीक है। तो कैपोसेज जो सार्कोमा है वो हमें कौन से कंडीशन में देखने को मिलेगा? ल्यूकेमिया, एड्स, ब्रेन ट्यूमर एंड ग्लूकोमा। तो वो हमें देखने को मिलता है एड्स के केस में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब वो हमें देखने को मिलेगा किस तरीके का इसका अपीयरेंस होता है वो भी आप देख लीजिए। तो ये है हमारे पास ब्राउनिश इर्रेगुलर शेप्ड के मैक्यूल्स और प्लेक्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये अफेक्ट करता है स्किन को और लोअर लेग और फीट को, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और माउथ में भी जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑल पेशेंट्स विद एन इलियोस्टमी, ठीक है। तो एक कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनती है सभी पेशेंट्स के लिए जो इलियोस्टमी जिनका हुआ है, ठीक है। हमारा आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम देन जीजुनम इलियम हमारे पास है। तो अगर यहाँ पर इसमें किसी का स्टोमा किया जाता है, ठीक है, ओपनिंग करते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, बहुत सारे बेसिक रीजंस होते हैं, ठीक है। तो जिससे जो है वो अभी स्टूल यहीं से ही जो है वो बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई पेशेंट है तो उनके लिए कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी? डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम एंड कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर जो डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज है, ठीक है, तो उसकी बॉडी इमेज जो है उसको वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है।
तो आप देखिए अगर ऐसे पेशेंट है और उसकी बॉडी पे कुछ इस तरीके से वो इलियोस्टोमी किया गया है और उसको जो वो ऐसे ही पाउच वियर करना पड़ता है, ठीक है, कभी भी जो है वो इसमें जो है वो स्टूल कलेक्ट होने के लिए, ठीक है, तो इसको वियर करना पड़ता है, ठीक है, स्टोमा इरिगेशन होती है, क्लीन करना पड़ता है पूरी चीज़ों को, तो वो सब रहेगा उसका लाइफ लॉन्ग अगर किसी को किया है ये प्रोसीजर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एजिज इज कॉल्ड, ठीक है, तो हमारे पास जैसे किसी के सर्जरी कोई भी सर्जिकल वुंड है, ठीक है, इसके ये 2 एजिज हैं हमारे पास, ठीक है, तो जब हम, मैं इन टर्म्स को भी आपको साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है, जब जो है वो हम इनको जो ये दोनों एजिज हैं, ठीक है, यहाँ से बीच में जो भी सर्जिकल प्रोसीजर था वो हमने किया, जब हम इन एजिज को जो है वो आपस में कंबाइन करके यहाँ पर सूचरिंग करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज वुंड अप्रॉक्सीमेशन। सूचरिंग हो गई, दैट इज द वुंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब अगर किसी का जो है वो यहाँ पर जो है ये चीज़ ओपन हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ ओपन हो जाती है, ये मे बी सूचर रिमूव कर दी, लगा कि सब ओके हैं, इतना टाइम के बाद जो है नियर अबाउट 7 to 10 14 डेज को इनको रिमूव किया, ठीक है, तो अभी लगता है कि अभी नॉर्मल है और हमें दिख रहा है कि ये पूरा यहाँ से अच्छे से क्लोज़ हो गया, ठीक है, क्लोज़ हो गया, हो जाना चाहिए और दिख भी रहा है कि जैसे क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे अपीयरेंसेस की होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर यहाँ से हमें कोई चीज़ जो है वो इस तरीके से बल्जिंग आउट होती हुई दिख रही है इंटरनली, अब्डोमिनल ऑर्गन्स जो भी प्रोट्रूड फ्रॉम द सर्जिकल इंसीजन, ठीक है, तो ये अगर हमें दिख रहा है तो दैट इज़ नोन एज वुंड एविसर्शन। तो ये क्या हो गया, वुंड एविसर्शन, क्योंकि ये यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अगर हो रहा है तो दिस इज़ द वुंड एविसर्शन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या होता है कि अगर जो सर्जिकल एजिस थी, ठीक है, ये ओपन हो जाए, वैसे तो क्लोज होनी चाहिए थी, ठीक है, बट ये जो है वो ओपन हो गई और बीच से हमें चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज वुंड डेहिसेंस, ठीक है, दैट इज नोन एज वुंड डेहिसेंस, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो वो ओपन रह जाती है। वुंड रप्चर भी समवेयर सेम ही है वुंड डेहिसेंस की तरह, ठीक है, तो इसमें भी जो एजिस हैं सर्जिकल इंसिजन की वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो था यूजली 7 और 14 डे के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, और अगर स्ट्रेन होता है इस एक साइड के ऊपर आफ्टर द रिमूवल ऑफ सूचर तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और पेशेंट ऑफन नोट्स रैपिंग सेंसेशन उसको फील होती है कि जैसे कि कुछ उस चीज़ को वहाँ से निकल रहा है, कोई चीज़ खींच रही है वहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, और ये चीज़ हमें वहाँ पर देख नियर अबाउट जो है वो यहाँ से कुछ कुछ डिस्चार्ज भी होता है, पहले जब सूचर्स होते हैं तो कुछ कुछ डिस्चार्ज होता है, नियर अबाउट 85% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है तो उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हम उनकी केयर, पेशेंट की केयर करते टाइम माइंड में रखते हैं, आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, केयर ऑफ यूज यूटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स। तो सबसे पहले जो होगा दैट इज़ द आइसोलेशन, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन और पूरा कम्युनिटी पॉपुलेशन में होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन सर्व्ड बाय अ सब सेंटर इन द प्लेन एरियाज, ठीक है, आप सबको पता है हमारे पास जो ये हमारे पास जो कम्युनिटी लेवल पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास सब सेंटर्स होते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास पीएचसी है, देन हमारे पास सीएचसी होता है, देन हमारे पास रीजनल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो जो सब सेंटर हमारे पास होते हैं इनमें जो पॉपुलेशन हमारे पास रहेगी दैट इज़ 3000 to 5000, ठीक है, तो ये रूरल और अर्बन करके रहता है, रूरल में कम होगी, अर्बन में थोड़ी ज़्यादा होती है। पीएचसी में हमारे पास 20,000 to 30,000 रहेगी, ठीक है, और सीएचसी में हमारे पास 80 to 1,20,000, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ द प्लेन एरिया की बात हुई थी, मीन्स अर्बन एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा 5000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मीजल्स डिक्लाइंस, ठीक है, मीजल जो डिजीज़ है वो जब उसका ज़्यादा स्प्रेडिंग के चांसेस जो बनते हैं वो कब बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ नहीं पूछा गया, बट ये बोले कि जो उसका स्प्रेडिंग के जो चांसेस हैं वो कब हो जाएंगे, डिक्लाइंस, ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी जो है उसकी स्प्रेडिंग का वो कब होगा, आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, ड्यूरिंग प्रोड्रोमल पीरियड, एट द टाइम ऑफ इरप्शन, या आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस, ठीक है, तो ये जो होगा आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेस के अपीयर हो जाने के बाद इसका जो कम्युनिकेबिलिटी है मीजल्स की वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक,
ठीक है। किसी कोई एपिडेमिक कंडीशन में जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन जो सिक होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट केस या इंडेक्स केस, तो उसे हम कहेंगे इंडेक्स केस, ठीक है। प्राइमरी केस और सेकेंडरी केसेस में क्या होता है, प्राइमरी जो होता है वो जब किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कोई एक इंडिविजुअल जो है जिसे डिजीज़ होता है फ्रॉम एन एक्सपोजर से, ठीक है, और सेकेंडरी केस वो होगा जिसको प्राइमरी केस से डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैं आपको यहाँ पर भी देख लीजिए, सेम ही है ये। फर्स्ट केस जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंट्रोड्यूस होता है इनटू द पॉपुलेशन, ठीक है, और डेवलप्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द प्राइमरी केसेस। और इंडेक्स जब हमारे पास कोई हम जिसको हम कहेंगे कि फर्स्ट केस है और वो अटेंशन में आता है किसी इन्वेजिलेटर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ एंड होलसम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, सभी जो हैं वो सेफ वाटर को फेवर में है, बट कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सेफ एंड होलसम वाटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। जो नहीं है वो हमें बताना है। फ्री फ्रॉम केमिकल, फ्री फ्रॉम पैथोजन, रिच इन आयरन कंटेंट एंड प्लीजेंट टू टेस्ट। जब हम वाटर जब हमें चाहिए तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें केमिकल्स भी ना हो, उसमें पैथोजेंस भी ना हो, और वो टेस्ट भी नॉर्मल जैसे होता है वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं, बट जो नहीं है, जिसका राइट आंसर है दैट इज़ द रिच इन द आयरन कंटेंट, ठीक है। तो ये हम नहीं देखते हैं वाटर में कि हाँ आयरन रिच वाटर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो और भी कुछ चीज़ें अगर आपको डाउट में रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। और जितना भी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करें और चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग अकेडमी। थैंक यू।